हेलो एवरीवन। ओवर हियर हम चैप्टर 1 करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 12th का। अभी सबके बोर्ड्स आने वाले हैं और पेपर भी अब जल्दी होगा और सबको याद करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ये उनके लिए एक रिवीजन क्लास रहेगी एंड जिनका नहीं स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बेसिक से बताऊंगी। और साथ ही साथ कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, चाहे वो CUET हो, DSSS हो या और भी कोई टीचिंग एग्जाम हो, तो वो इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये वीडियो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगी और उस हिसाब से आप देख लेना। जिसको जो जितना इम्पोर्टेंट लगे वो उस हिसाब से रीड करते रहना। वैसे मैं सारी चीज़ें बेसिक से लेके हाई लेवल तक सब बताऊंगी, बट स्टिल आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है या कुछ, लेट मी नो, आई विल ब्रिंग द अदर वीडियो ऑन इट। साथ ही साथ अब मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन। ये चैप्टर एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है नेम, बट अगर दूसरे कोई पब्लिशर से देखोगे या कोई और बुक में देखोगे तो हो सकता है आपको इंट्रोडक्शन टू इंडियन मिनिएचर स्कूल्स भी नाम मिल जाए। और ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि कुछ बुक्स में फर्स्ट चैप्टर ये ना हो कि लाइन एंड अदर एलिमेंट्स के ऊपर दे रखा हो, बट सेकेंड चैप्टर आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। मैक्सिमम जगह पे चैप्टर 1 सेम है, बट सम authors have given the introduction part as lines and फॉर्म्स वगैरह के ऊपर भी डिस्कस कर रखा है, प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कस कर रखा है। तो उस चैप्टर को स्किप करोगे तो देयर वुड बी दिस चैप्टर नेक्स्ट विच वुड हैव बीन गिवन। और जहाँ तक अब पेपर आ ही गया, 27 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं। तो जब हम चैप्टर 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो दो टर्म्स की बात हो रही है। एक है मैन्युस्क्रिप्ट, एक है मिनिएचर। दोनों अलग अलग जगह पे लिखे हुए चीजें हैं, बट मैं फिर भी बात करना चाहूंगी। बहुत बेसिक है, सबको पता ही होगा, पर आई स्टिल थॉट कि जब मैं सब कुछ बेसिक से करा रही हूँ तो एटलीस्ट मीनिंग्स इसके क्लियर हों। तो जब भी हम मिनिएचर और मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें इस वक्त हम पेंटिंग के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम मिनिएचर की बात करते हैं तो ये क्या है, एक तरीके से डिटेल्ड पेंटिंग है, बट इसका साइज क्या है, स्मॉल है, बहुत छोटी छोटी सी है पेंटिंग्स। और मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है, जहाँ पे हमारे इलस्ट्रेशंस हैं एंड इसके साथ रिटन कंटेंट भी है। बट जब भी हम ऐसी कोई बात करते हैं या फिर हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हमेशा कम्स बिफोर मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग का कॉन्सेप्ट बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन मिनिएचर जैसी कुछ चीज़ें हमें, या कह लो इलस्ट्रेशंस, हमको कहाँ दिखते थे, पहले से ही मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर देखते थे। और ऐसे ही एक मैन्युस्क्रिप्ट है जिसे आप पुराण के नाम से भी जानते हो, दैट इज विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसमें हम काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, बट मेनली हमें ये पता होना चाहिए कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण कितने खंड में डिवाइडेड है। तो ये टोटल 3 खंड में डिवाइडेड है। और जब हम पेंटिंग वगैरह की बात करते हैं, आर्ट के टर्म में बात करते हैं, तो हमारा 3rd खंड इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे चैप्टर्स दे रखे हैं, कहाँ से, हमारे इसमें चैप्टर्स हैं चित्र सूत्र से। अब जिन जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है एंड जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है, लेट मी नो, उनके लिए मैं चित्र सूत्र के जो चैप्टर्स हैं
चैप्टर्स के नाम लिख लो पहले कौन कौन से हैं। चैप्टर्स मतलब कहाँ से कहाँ तक हैं। दे आर फ्रॉम 35 to 43 चैप्टर। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। ये चित्रसूत को एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सोर्स बुक ऑफ इंडियन आर्ट ऑफ इमेज मेकिंग। ठीक है, अब मैं बात कर रही थी कि जिनको चित्रसूत के चैप्टर्स पढ़ने हैं कि 35 चैप्टर में क्या है, 36 चैप्टर में क्या है, 43 चैप्टर में क्या है, ऐसे अगर किसी को डिटेल्ड पढ़ना है, लेट मी नो, आई विल ब्रिंग द न्यू वीडियो ऑन इट। अदर देन दैट, जो अभी 12th क्लास के हिसाब से है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, उसका जो 3rd खंड है, उसमें चैप्टर्स गिवन है 35 to 43 जो चित्रसूत्र के चैप्टर्स हैं, और इसमें हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंडियन आर्ट की इमेज बिल्डिंग कैसे होती है पॉसिबल, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। साथ साथ इसमें आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, एक मिनट मैं पेज एक्सटेंड कर लूं। आपको इसमें ये भी याद रखना है कि ये है क्या एग्जैक्टली, हमारे इसके खंड क्या डील कर रहे हैं। खंड डील्स विथ, इसमें हमारे क्या क्या है, हमारी टेक्निक्स गिवन है, टूल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं वो गिवन है, मटेरियल उस टाइम पे पेंटिंग करने के लिए क्या यूज हो रहा था वो गिवन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात सरफेसेस की बात हो रही है कि हमारे सरफेसेस जो हैं उस पर हम किस तरीके से काम कर पा रहे हैं या कैसे हमें काम करना है। उसके साथ हमें परसेप्शन के ऊपर बात की गई है इसमें, परसेप्शन क्या है, पर्सपेक्टिव के ऊपर बात की गई है, एंड 3D ह्यूमन फिगर्स कैसे बनानी है उसके ऊपर बात की गई है। तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी हम इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। साथ ही साथ जब हम चित्र सूत्र को डिस्कस करते हैं तो वहां से हमको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात पे पता लगती है, दैट इज 6 limbs ऑफ पेंटिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सब ध्यान रखना, ये मेन है। ठीक है, इसके लिए हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। साथ साथ एक पॉइंट है जो मैं मिस कर गई हूँ, आप उस पॉइंट को लिख लीजिए सब। अब इसमें हम बात कर रहे थे आर्ट ऑफ इमेज मेकिंग की, तो इसे प्लीज सब याद रखना कि ये प्रतिमा लक्षण भी कहा जाता है। तो अगर गलती से भी लिखा हो या कहीं पे भी लिखा हो सोर्स बुक इंडियन आर्ट ऑफ इमेज मेकिंग या प्रतिमा लक्षण, तो बात सेम है। और साथ ही साथ अगर कहीं मेंशन्ड है कैनन्स ऑफ पेंटिंग, तब भी हम इसी की ही बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग नो डिफरेंट बट द सेम थिंग। ये सारी चीजें इसी से ही लिंक्ड है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग पे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाइक रियली इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको गलती से भी कोई भी स्किप मत करना। जिसने पहले से पढ़ा है वो रिवाइज करना, जिसने अभी तक नहीं टच किया है वो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर ले एंड इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़े। ठीक है, अभी हम 6 लिम्स की बात कर रहे हैं। 6 लिम्स में हम कई टाइप्स की बात करते हैं, और उससे पहले आई विल लाइक टू राइट समथिंग फॉर यू। आप सबके पास नोटेड होगा, बुक्स में भी गिवन होगा, बट आई स्टिल फील लाइक कि मुझे ये लिखना चाहिए। हिंदी में भी लिखूंगी एंड इंग्लिश में भी लिखूंगी।
तो आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। और मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग गंदी है, डोंट जज मी। ये हमारी फर्स्ट लाइन है और इसके बाद है सदृश्य। वाणिका भंग इति क्षेत्रम पड़क्कम। इसका कंटेंट आप हमेशा ये याद रखना कि जब भी हम 6 लिम्स ऑफ बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 6 पार्ट्स की। जैसे पहला आया था रूप भेदा, ठीक है, ये यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रूप भेदा। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रमाण, फिर हमारा आता है भाव, फिर आता है हमारा लावण्य योजन, देन सदृश्य, लास्ट हमारा आता है वर्णिका भंग। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये हमारे 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग है। इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी आप सबके लिए, ठीक है। ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चंस किसी को भी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, जो भी क्वेश्चन हो या जहां डाउट आ रहा हो, लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन टू यू। पहला है हमारा रूप भेदा। जब हम इसमें रूप की बात करते हैं, ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक तरीके की फॉर्म और शेप की बात कर रहे हैं। और फिर हम बात करते हैं किसकी, भेद की। भेद मतलब डिफरेंस। तो जब हम शेप बोलते हैं या रूप बोलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो आर्टिस्ट है उसके पास नॉलेज है किसकी, डिफरेंट फॉर्म्स की, फॉर परफेक्ट आर्ट पीस। जो भी वो आर्ट पीस जनरेट कर रहा है, जो भी वो बना रहा है, उसके लिए एक नॉलेज होनी चाहिए फॉर्म्स एंड शेप्स की, एंड वो आर्टिस्ट के पास है। तो हमारा रूप का मतलब ये एक्सप्लेन करता है। और रही बात जब हम डिफरेंस बोलते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि शेप का डिफरेंस कैसे है, साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है। डिफरेंशिएट करने के लिए यही तो चीज़ें यूज़ करोगे ना। बॉडी कम्प्लेक्शन क्या है, मतलब इसके मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स जहाँ से आपको एक तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आए कि हम इसको क्या बोलना चाह रहे हैं, हम इसको क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या लिंक है इसका। ठीक है, तो एक तरीके से जब हम रूप भेदा को इन बोथ द वर्ड्स टुगेदर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं ये बियॉन्ड जस्ट फिजिकल डिटेल्स से है। इसका मतलब सिर्फ इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स नहीं है जिससे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, बट
साथ-साथ हम क्या करते हैं, एक तरीके से कैप्चर करते हैं, कैप्चर द एसेंस एंड इमोशंस ऑफ द सब्जेक्ट। अब जब मैं आपको ये कह रही हूँ ना कि रूप भेदाग में हम बियॉन्ड जस्ट फिजिकल डिटेल्स देख रहे हैं और साथ साथ हम एसेंस एंड इमोशंस कैप्चर कर रहे हैं, सबके माइंड में अब ना वेग वेग चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ को थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, किसी को सिर्फ लाइन पढ़ने में समझ आई होगी पर इसका मीनिंग समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, इट्स जस्ट कि आपको इसका मीनिंग क्या है वो एक तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, तो कोशिश करना कि समझ आए, नहीं आएगा तब भी बताना, आई विल ट्राई। अब यहाँ पे हमने इमेजिन किया एक एलिफेंट है, ठीक है, हमने उसको पेंट करना है। तो क्या अगर हम एलिफेंट को सिर्फ ऐसे करके बना दें, तो क्या ये इनफ है? मतलब अगर मैं कहूँ कि सिर्फ हम उसकी आउटलाइंस को कैप्चर कर लें, ठीक है, सिर्फ हम ड्रॉ करें जस्ट द आउटलाइंस, तो इज इट इनफ? नहीं ना। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको और अच्छा दिखाना चाहते हैं, और अच्छे से कैप्चर करना चाहते हैं, तो हम किस पे ध्यान देंगे कि इसकी थिक लेग्स हैं, उसकी थिकनेस कैसी आएगी उस पे ध्यान देंगे। अब इसकी स्किन कैसी होती है, रिंकल्स रिंकल्स होते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसकी रिंकल स्किन बनाएंगे, डिनोट करेंगे, दिखाएंगे, उसके ऊपर भी हमारे इसका रूप भेद डिस्क्राइब करता है, लार्ज टस्क है इसका, उसको डिपिक्ट करेंगे, तो हम दिखाएंगे। और क्या ये चीज़ें सिर्फ इसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं? अब आप सोचो कि इसकी लार्ज ट्रंक जो है, सिर्फ क्या ये इसके लार्ज टस्क मतलब एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को डिनोट कर रही है? क्या हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये हमारा एक तरीके से डिनोट करेगा स्ट्रेंथ भी? एलिफेंट जो है स्ट्रेंथफुल है ना, कैसे दिखता है, इससे दिखता है ना। प्लस उसका पोस्चर कैसा है, जब हम इतनी थिक चीज़ें बना रहे हैं, रिंकल स्किन बना रहे हैं, उसको इतना ह्यूमंगस दिखाया, तो हम बोलेंगे ना कि ये ह्यूज है। ये चीज़ें कैसे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ये हमारे क्या कर रहे हैं, एसेंस को कैप्चर कर रहे हैं, हमारे इस चीज़ में इमोशंस कैप्चर कर रहे हैं, किसको, सब्जेक्ट्स को लेके, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको कैप्चर करने के लिए। तो बेसिकली जब हम रूप भेद की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, साथ साथ करेक्टर को कैप्चर कर रहा है, उसकी यूनिकनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, साथ ही साथ उसके करेक्टर को भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा रूप भेद कि हम रूप भेद से क्या समझ रहे हैं, कि रूप भेद एग्जैक्टली है क्या। हम बात करेंगे रूप भेद के, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, किस तरीके से आना चाहिए, हम वो बात करते हैं, ठीक है। सबको आई गेस क्लियर होना चाहिए, नहीं क्लियर है तो एक बार रीड करना, रीड करने से नहीं समझ आता है बुक से, देन आप मेरे को एक कमेंट भी छोड़ सकते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर, तो आपको मैं एक्सप्लेन कर भी दूंगी और भी एग्जाम्पल से। सो बट आई स्टिल होप कि ये क्लियर होगा, नहीं है तब भी मुझे बता देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, सॉरी, um,
इस चीज़ के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट लेट्स जस्ट सी कि गया ना हो डेटा। इट्स देयर। थोड़ा सा और रिड्यूस करना है मुझे, 1 मिनट को। कूल। अब हम बात करेंगे किसकी? हमारा सेकंड पॉइंट आता है प्रमाण का। प्रमाण को समझना इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना तो समझ जाओगे। इसका बेसिक मतलब है मेजरमेंट। किसी चीज़ को भी आप देख रहे हो तो वो कोई ना कोई मेजरमेंट में है, कोई ना कोई चीज़ उसमें प्रोपोर्शन में है और उसका एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। तो जब भी हम किसी चीज़ के मेजरमेंट में होने की, प्रोपोर्शन में होने की, स्ट्रक्चर के होने की बात करते हैं, तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? हम प्रमाण की बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल ईज़ी सा दूँगी, समझ में आएगा। अब हम बात करें अगर फेस की, एंड ये हमारी आईज़ है, ठीक है? यहाँ पे हमारी नोज़ है, यहाँ लिप्स है, ठीक है? अगर ये प्रोपोर्शन में नहीं हुए तो ये कैसे दिखेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल एक आईज़ यहाँ है, एक आईज़ यहाँ है, नोज़ को हमने यहाँ बना दिया, यहाँ लिप्स बना दिए, तो हमें पता है ये फिगर जो है डिसओरिएंटेड है। बट हम इसको ये भी तो कह सकते थे कि ये तो नहीं बिल्कुल सही है, बट हमें क्यों लगता है ये डिसओरिएंटेड है? क्यों ये पता है कि ये सही नहीं है? क्यों लगता है कि ये सही है जहाँ पे दोनों आईज़ इक्वल हैं, नोज़ बीच में है, लिप्स नीचे हैं? क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रोपोर्शन में है। ये क्या है? इनका एक स्ट्रक्चर है जो ये फ़ॉलो कर रहे हैं, एक मेज़रमेंट है कि हाँ, आई अगर यहाँ है तो दूसरी आई यहाँ होगी और इसके गैप से यहाँ पे नोज़ होगी, कहाँ लिप्स होंगे। ये क्या है? ये एक बेसिक मेज़रमेंट है जो हम सब ने ले रखा है। बाकी डोंट जज मी ऑन दिस बेसिक ऑफ ड्राइंग, ठीक है? अब साथ-साथ हम इसके, ये छोटा-सा था, प्रमाण आई होप सबको समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी बेसिक। कोशिश करना कि माइंड में बैठ गया हो इसका। रेस्ट हम आते हैं अब थर्ड पे, जो है भाव। अच्छा, भाव क्या है हमारा? भाव सबको पता है, एक फीलिंग है या इमोशन है, उसको हम क्या कह रहे हैं? भाव कह रहे हैं। या कुछ लोग कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं मिल ही जाएगा मूड को डिनोट करता हुआ, तो हम मूड को भी बता सकते हैं। अब ये क्या है एक तरीके से? हमारे आर्ट वर्क में क्या कर रहा है? ये एक तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, आर्ट वर्क में एक्सप्रेशन आ रहा है। अब हम इसको कन्वे कैसे कर रहे हैं? ठीक है? अब कुछ ना कुछ तो होगा ना कि हम फीलिंग्स को कैसे दिखाएँगे? अब हमारे पास सामने तो बंदा है नहीं कि फीलिंग्स हमारी डिनोट हो जाएँ, इमोशंस हमें समझ में आ जाए, और आएँगे भी तो कैसे आएँगे? हम उनको कन्वे करेंगे। कन्वे कैसे करेंगे? थ्रू हमारी आईज़ से, फेस एक्सप्रेशन से, बॉडी के पोस्चर से, हैंड के जेस्चर से, ठीक है? इन सब के थ्रू हम अपने भाव को कन्वे करते हैं। हम कैसे, हमारे इमोशंस हैं, हम किस तरीके से दिखाएँगे, हम उनको इन जेस्चर्स के थ्रू दिखाएँगे। अब मैं इसका एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एग्ज़ाम्पल है हमारा, एग्ज़ाम्पल सैडनेस। सैडनेस दिखानी है। अब सैडनेस में कैसे दिखाओगे कि हम सैड हैं? हमारे शोल्डर्स झुके हुए होंगे तो हम सैडनेस दिखा सकते हैं ना? स्लम्प्ड शोल्डर्स होंगे तब।
या फिर हमारा एक्सप्रेशन बड़ा सॉरोफुल सा हो, तो दिखा सकते हैं कि हाँ भाई सैडनेस है, ऊपर से लेके नीचे तक सैडनेस टपक रही है, राइट। जॉय, जॉय कैसे दिखाओगे? स्माइल कर रहे हो, स्माइलिंग फेस है, तो आप डिनोट कर रहे हो कि हाँ ये भाई जॉय है, ये चीज़ मुझे जॉय दिखा रहे हैं। या फिर हम कोई लाइवली मूवमेंट्स हैं, बहुत इंजॉयफुल मूवमेंट्स हम इंजॉय कर रहे हैं या पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं, ज़्यादातर उसमें दिखता है लाइवली मूवमेंट्स हैं, तो हम कहते हैं हाँ इट्स जॉयफुल, ये जॉयफुल है। और अगर अब सोचो मुझे जॉय दिखाना है बट मैंने दिखा रखे हैं स्लम्प्ड शोल्डर्स, तो ये कहीं से भी क्या जॉय डिनोट करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो एक्सप्रेशन है ही नहीं ना, ये भाव है ही नहीं। भाव किसका है ये भाव किसका है? ये सैडनेस का है। जॉय के लिए क्या करना होगा हमें? जॉय दिखाना होगा। जॉय कैसे दिखाएंगे? स्माइल से दिखाएंगे, लाफ से दिखाएंगे, बट ये तो उल्टा है। समझे? इमोशंस को कैसे दिखा रहे हैं, मूड को कैसे दिखा रहे हैं, फीलिंग्स को कैसे दिखा रहे हैं, तो ये चीजें हमारी एक चीज को डिनोट करती है, फीलिंग्स को डिनोट करती है। अब आ जाती है बात लावण्य योजना की। एक मिनट बस। हम्म, फोर्थ पॉइंट पे आए हम, लावण्य योजना पे। अब लावण्य योजना क्या है? हम इस पे किस चीज की बात कर रहे हैं? हम लावण्य से क्या समझ रहे हैं? कुछ चीजें ना कोशिश करा करो कि टुकड़ों में तोड़ के पढ़ो, जिससे उसका मीनिंग समझ में आए। अगर हम अब सिर्फ लावण्य की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ग्रेस की बात कर रहे हैं। और इसका भी अब ग्रेस कैसे आएगी? जब हमारे एलिमेंट्स जो है, जो भी हम तरीके के एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, वो एक मैनर में अरेंज होंगे तब आएंगे। और वो मैनर कैसा है? इन ग्रेसफुल मैनर। एक मिनट प्लीज। ओके, नाउ अगेन समझते हैं कैसे। जब भी हम ग्रेसफुल मैनर में हम बात कर रहे हैं या ग्रेसफुल मैनर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करने की बात कर रहे हैं? हम एक तरीके से एलिगेंस की बात कर रहे हैं। एलिगेंस इसमें इन अ इन एन आर्ट वर्क। इसको हम क्या कहते हैं? एक और चीज कहते हैं, जब हम लावण्य योजना की बात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि वी आर एडिंग सॉल्ट टू द पेंटिंग। एक तरीके से उसमें जान डाल देना। खाना क्या होता है? फीका होगा ना। अगर खाने में नमक नहीं हुआ तो वो फीका होगा। तो पेंटिंग में जब हम नमक ऐड कर रहे हैं, तो हम उसका टेस्ट एनहांस कर रहे हैं, उसको ग्रेस दे रहे हैं। ठीक है? और यही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी आर्ट वर्क को ब्यूटिफाई करने के लिए। तो जब हम ब्यूटिफाइंग ऑफ आर्ट वर्क बोलते हैं या ब्यूटिफाइज द आर्ट वर्क बोलते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हर बार लावण्य योजना की बात कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ठीक है? एग्जाम्पल से इसलिए समझा रही हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है एकदम से माइंड में बैठ जाए। एकदम से एग्जाम्पल देख के ध्यान आ जाए, अच्छा नहीं इसका तो मीनिंग ये था, अच्छा नहीं इसको तो ऐसे याद करना था, इसका तो ये था। तो एग्जाम्पल में सिर्फ इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपको याद इजिली हो जाए। अब हम क्या करें? कोई पेंटिंग हमने बनाई है, ठीक है, उसमें हमको मजा नहीं आ रहा,
मज़ा कम लगता है, ठीक है? अब इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? यूज़ हर चीज़ अलग-अलग हो सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि हम इसको ब्राइट कलर यूज़ करके हम इसका क्या बना सकते हैं? ग्रेस बना सकते हैं इन सम पार्ट ऑफ पेंटिंग। या कुछ लोग कहेंगे कि हम इसमें ऑर्नामेंटेशन कर सकते हैं बॉर्डर्स पे उसको उभारने के लिए। ठीक है? तो देयर आर डिफरेंट वेज़ कि हम किस चीज़ को, कैसी पेंटिंग को या कैसे स्कल्पचर को एक तरीके से एनहांस कर रहे हैं, उसकी ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, एक तरीके से उसमें ग्रेस एंड एलिगेंस डाल रहे हैं। ये काम किसका है? ये लावण्य योजम का है और यही काम जो है वो हमारे आर्ट वर्क में जान डालने का काम करता है। तो अगर हम बोलें कि लावण्य योजम क्या कर रहा है? ये पेंटिंग के अंदर जान डाल रहा है। ठीक है? अब आते हैं हम सदृश्य पे। कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे समझा रही हूँ, स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। इट्स अप टू यू। जिसको रिवाइज़ करना है वो रिवाइज़ कैसे करेगा वो देख लो, जिसको आगे पढ़ना है, समझना है वो देख लो। मैं इसके पार्ट्स डालूँगी। अब हम आते हैं सदृश्य पे। सदृश्य क्या कह रहा है? वो हमें एक सिंपल वर्ड्स में हमको समझा रहा है। होल्ड अ सेकंड प्लीज़। हाँ, सादृश्य में क्या कह रहा है कि हमारी किसी चीज़ को लेके लाइकनेस एंड रिज़ेम्बलेंस होती है। अब ये दोनों चीज़ें क्या आती हैं? ये क्या है? ये एक तरीके से सब्जेक्ट है जो मैटर करता है ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू इट्स रियल लाइफ। आप बोलोगे मैम क्या समझा गई? हमें समझ में नहीं आया। तो एग्ज़ाम्पल भी देती हूँ। इसको एग्ज़ाम्पल से समझना ज़्यादा ईज़ी है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वुमेन की आई को डिस्क्राइब कर रही हूँ, होते नहीं कि हम थोड़े से फिलॉसफिकल वे में एक्सप्लेन करते हैं। अब वो तो चलो हमने फिलॉसफिकल वे में मुँह से बोल के एक्सप्लेन कर दिया, उसको डिनोट कैसे करेंगे? उसको हम शो कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि भई उस वुमन की आँखें, हम अपनी पोएट्री वगैरह में बोल रहे हैं या फिर हम उसको शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी डियर जैसी आँखें हैं, डियर शेप्ड आईज़ हैं या आलमंड शेप्ड आईज़ हैं। हम इसको कैसे डिनोट करें? हम फिर इसे ऐसे ही तो डिनोट कर रहे हैं जब हम बोलते हैं कि मृगनयनी है वो तो। मृगनयनी क्या है? जिसकी डियर जैसी आईज़ हैं, डियर शेप्ड है। कुछ की हम बोलेंगे कि भई लोटस शेप्ड है। ठीक है? इस तरीके से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, उसको हम कहते हैं सदृश्य। अब ये एग्ज़ाम्पल पता नहीं कितनों को समझ में आएगा, कितनों को नहीं। बट अगर कोई फैट पर्सन है, हाँ, उसे बोलते नहीं है कि तू हाथी की तरह क्यों बढ़ रहा है? हाथी की तरह क्यों होता जा रहा है? व्हाई आर यू बीइंग लाइक अ एलिफेंट? ठीक है? तो हमने उसकी किस कैरेक्टरिस्टिक से लिया? हमने उसके ह्यूजनेस को देखा। फैट को अपने किससे डिनोट कर रहे हैं? ह्यूजनेस से ना, ह्यूमंगस है जो, मोटा है। ठीक है?
हमने उसको इंटर रिलेट कर दिया। तो ऐसे ही हम चीज़ों को इंटर रिलेट कैसे कर रहे हैं, सदृश्य को लाइक में हमारा रिजेम्बलेंस किससे है, रिजेम्बल क्या कर रहा है सब्जेक्ट मैटर को रियल लाइफ से, वो चीज़ें हम सदृश्य में देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो। फिर हमारा रूप भेदा लिम्स के हमारे लास्ट पार्ट आता है वाणी का भंगम। वाणी का भंगम क्या है, एक तरीके से जो हमारा कलर है एंड हमारा ब्रश का मूवमेंट है, उसको हम कह रहे हैं वाणी का भंगम। इसमें क्या है, एक तरीके से आर्टिस्टिक स्किल्स हैं टू कम अप विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, tones and shades। कलर्स कैसे, कलर हमारा क्या है बेसिकली, अगर हम कलर सिर्फ कलर की बात करते हैं तो एक पेंटिंग में कलर क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल एक कैनवस मान लो या इसको शीट मान लो, वर्क प्लेस मान लो जहाँ पे एक आर्ट वर्क होना है। इसमें हमारी, सोचो ये पहाड़ बनाए हैं, सन है और ये लैंड हो गया, हट, चलो बना देती हूँ, बच्चों वाली ड्राइंग कर ही देती हूँ। तो ये आधी अधूरी है जब तक इसके अंदर कॉम्पोजिशन के अंदर मैं कलर फिल ना करूँ। कलर फिल करने को, कॉम्पोजिशन में जब हम कलर फिल कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, एक फाइनल काम है। मतलब इसका मतलब है हमने इसके अंदर ड्राइंग कर ली, ठीक है, उसको प्रोपोर्शन में डाल दिया, उसको हमने ब्यूटीफाई करने के ऑब्जेक्ट्स हमने डाल दिए उसके अंदर, उसमें हमने सिमिलैरिटीज जो हमने डालनी थी, लाइकनेस मतलब, वो हमने डाल दी। अब लास्ट काम क्या रह गया, कलर करने का। कलर हमारा सबसे आखिरी का स्टेज होता है। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारा कॉम्पोजिशन है वो किसके बिना अधूरा है, वो कलर के बिना अधूरा है। तो कॉम्पोजिशन में of color is the final plot of painting। इस बात को समझिएगा। अब क्या है, अब हर चीज ना हम बनाकर नहीं दिखाते, कुछ चीजें जो है वो हम कलर के ऊपर भी छोड़ देते हैं। जैसे हैप्पी है और सॉरो है, हमको ये दिखाना है पर हमको वो बनाना भी नहीं है, हमको उसको जेस्चर्स पे शो नहीं करना, तो किससे शो करेंगे, हम एटमॉस्फेयर से शो करेंगे। अब बोलोगे एटमॉस्फेयर से कैसे, हम उसमें ऐसे सर्टेन कलर्स डालेंगे जो एक एटमॉस्फेयर में आपके हैप्पी कलर्स या सॉरो को डिनोट करें। अब वो बोलेंगे कैसे, देखो ब्लूमी कलर्स यूज करेंगे, या हम बोले ब्लू, पर्पल या ग्रे, इस टाइप के कलर हमको क्या दिखाएंगे, हमें सॉरो दिखाएंगे। बट वहीं अगर मैं ऑरेंज, येलो, इस टाइप के ब्राइट कलर्स यूज करती हूँ तो वो हमको हैप्पीनेस दिखाएंगे, शो करेंगे। तो ये क्या है, हम कलर्स के बिहाफ पे डिस्कस करते हैं कि कलर्स क्या कर रहे हैं। प्लस इसमें क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ इसमें ब्रश स्ट्रोक्स जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपने ब्रश स्ट्रोक कैसे करा है। तो बेसिकली कलर एंड ब्रशेस की जब भी हम बात करेंगे हम वाणिका भंगम की बात करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। एंड मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट्स की हो चुकी है। देयरफॉर आई एम थिंकिंग कि मैं इसको अलग वीडियो में लेके जाऊँ जहाँ पे काफ़ी सारे मैं फैक्ट्स के साथ आऊँगी
एंड फैक्ट्स के बारे में ही बताऊँगी। दिस वाज़ द बेसिक। बाकी किसी को पढ़ना है पहले चैप्टर रीड कर लेना, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको मेरी बातें ज़्यादा जल्दी समझ में आएँगी। आई होप ये सबको अभी तक समझ में आया हो एंड लेट मी नो किसी को आगे इसमें कुछ पूछना हो या कोई भी डाउट हो, आई एम ओपन फॉर ऑल, सब चीज़ें पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मिलती हूँ पेंटिंग्स मिडिवल पीरियड में कैसे बन रही थी, कौन-कौन से आर्टिस्ट इन्वॉल्व थे, किस टाइप का काम बन रहा था, क्या बनाया जा रहा था, फिर वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग कैसे आता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। वी विल टेक दिस टॉपिक फर्दर। चैप्टर 1 खत्म, आई गेस आपका नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।